Good evening, good morning, good afternoon everyone. So हमने लास्ट लेक्चर में प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उनकी एडवांटेजेस, उनकी डिसएडवांटेजेस हमने पढ़ी थी। इसके साथ साथ हमने इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स कैसे हुआ वो भी हमने देखा था। रीऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टेट्स का हुआ, पुनर्गठन कैसे हुआ राज्यों का भाषाई आधार पर, उसके लिए क्या क्या समितिज बनी, उन समितिज की क्या क्या अनुशंसा थी, क्या क्या रिकमेंडेशन थी, हमने वो देखी और उसी के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स देखा। राइट। इसके साथ साथ हमने आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 पढ़ लिया था, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेम्बल या प्रस्तावना भारतीय संविधान का। राइट। सो अब नोट डाउन कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं प्रेम्बल से। So this is one of the most important topic of our syllabus, क्योंकि इसमें प्रेम्बल जो है वो बेसिक फिलॉसफी को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसलिए उसके अंदर जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं हम उनको वन बाय वन डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट। सो स्टार्ट विद द प्रेम्बल। सो व्हाट प्रेम्बल इज बेसिकली, प्रस्तावना क्या है अगर आप इसको बोले, सो इट इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन, it is introduction of the constitution या फिर मैं बोलूं it is the preface of the constitution or I can say it is the summary of the constitution or I can also say is this is the essence, सार जो है, essence या सार, और summary मतलब सारांश, सार, essence of the constitution, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हमें समराइज करना हो तो हमें प्रेम्बल वो चीजें हमको बताता है। राइट। प्रेम्बल के अंदर बाद में डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रेम्बल की। नाउ इंट्रोडक्टरी जो हम बात करेंगे वो प्रेम्बल जो है वो इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है। प्रीफेस, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं सो पहले प्रीफेस में आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाता है कि उस बुक के अंदर क्या होने वाला है। राइट। सो इंट्रोडक्शन भी यही काम करता है, समरी भी कह सकते हैं या फिर इसका एसेंस भी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको कभी कभी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। So this is basic about the preamble. Now the second thing is America was the first country, or American Constitution was the first country, the first time जिन्होंने अपने यहां पर एक preamble अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया अडॉप्टेड दैट प्रैक्टिस और इंडिया ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल जो है वो एड ऑन किया। फर्स्ट थिंग। सेकंड इज द प्रेम्बल और इंडियन प्रेम्बल, भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना इज अडॉप्टेड बाय is adopted from the objective resolution passed by Constituent Assembly in 1946। सो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखा था, जब संविधान सभा बनी उसके बाद 13 नवंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए।
तो हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज बेसिकली दी बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की. हमारी फिलॉसफी क्या होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहने वाला है, उस हमारे जो देश है उसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा, हमारे देश के का जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे जो लोग हैं उनके पास राइट्स क्या क्या होंगे, वो सब चीजें जो हमारी फिलॉसफी है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताता था, उद्देश्य प्रस्ताव जिसको कहते हैं. और उसी उद्देश्य प्रस्ताव के बेसिस पर या इंस्पिरेशन के ऊपर हमारा preamble based है. This is one thing. Now the next thing is, so what preamble says. So preamble is, we the people of India having solemnly resolved constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure for all its citizens justice, which is social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship equality of status and opportunity and to promote among all fraternity, assuring the dignity of the individual and the integrity of the nation in our constituent assembly on 26th day of
नवंबर 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So this is our preamble. No, मैं इसको पहले भी लिख सकता था, बट मैंने अभी क्यों लिखा है आपको? मैंने अभी इसलिए लिखा सो दैट आपको ये रियलाइज हो कि इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट? सो इसको याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा, जिससे आप इसको नोट डाउन कर ले और इसको वर्ड टू वर्ड याद कर ले, राइट? सो व्हाट प्रेम्बल सेज, सो प्रेम्बल जो है हमारे, प्रेम्बल टॉक्स अबाउट 4 थिंग्स। जो प्रेम्बल है वो 4 बातों के बारे में बात करता है। फर्स्ट, द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो संविधान है हमारा, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो अथॉरिटी है, उसकी जो सत्ता है, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो अथॉरिटी डिराइव करता है, यानी अपनी शक्ति जो डिराइव करता है, अपनी पावर जो डिराइव करता है, उसका जो स्रोत है वो क्या है? वी द पीपल, हम भारत के लोग। सो डेमोक्रेसी में लोग जो हैं उनकी सॉवरेनिटी होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स पावर फ्रॉम वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री। दिस इज फर्स्ट थिंग। Second thing what constitution preamble talks about, second thing जो preamble बात करता है वो ये बात करता है कि नेचर ऑफ स्टेट क्या होगा, हमारा जो राज्य होगा उसकी प्रकृति क्या होगी, हमारा जो स्टेट है उसकी प्रकृति कैसी होगी। सो उस प्रकृति के बारे में बताता है कि हम लोग एक संप्रभु राज्य होंगे, सोवरेन स्टेट होंगे, सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होंगे, सेकुलर धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता हमारे देश में होगा, एक हम डेमोक्रेसी होंगे, लोकतंत्र होगा, और एक रिपब्लिक, एक गणराज्य हम लोग होंगे। सो दिस इज द सेकंड थिंग। सो प्रेम्बल टॉक्स अबाउट फर्स्ट थिंग इज कहां से वो अपनी पावर का सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सोर्स के बारे में बताता है, वो है वी द पीपल। सेकंड वो बताता है कि हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का नेचर क्या होगा, हमारी जो पॉलिटी है उसका नेचर क्या होगा, उसका प्रकृति क्या होगा। उसकी जो प्रकृति होगी वो ये होगी कि वो एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। तीसरी चीज जो बात करता है संविधान हमारा, प्रेम्बल हमारा, प्रस्तावना, तीसरी बात जो ये करती है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे संविधान के। संविधान के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? संविधान के ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज जस्टिस, न्याय, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, चाहे वो राजनीतिक न्याय हो। इन तीनों की बात करना, इन तीनों को इंप्लीमेंट करना, समाज के सभी वर्गों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलाना, ये ऑब्जेक्टिव होगा हमारे संविधान का। दूसरा ऑब्जेक्टिव लिबर्टी, फ्रीडम, स्वतंत्रता या उदारवाद जिसको बोलते हैं, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, जो हमारे विचार हैं, जो हम हमारी अभिव्यक्ति है, जो हमारे फेथ है, विश्वास है, उसके प्रति उसको देने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। उसको, हमारे फेथ को, हमारी वर्शिप करने के तरीके को, हमारे बिलीफ्स को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। दिस इज सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड इज समानता, इक्वालिटी, अवसरों की समानता की बात करता है और स्टेटस की समानता की बात करता है हमारा प्रेम्बल। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अगला ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी लेकर आना, समाज में समानता लेकर आना। उसका जो चौथा ऑब्जेक्टिव वो फ्रेटर्निटी, बंधुता, के सभी में भाईचारा एक बना रहे पूरे देश में, और इसके साथ साथ जो गरिमा है
एक हर व्यक्ति की अपनी गरिमा बनी रहे, डिग्निटी, और इसके साथ साथ जो अखंडता है, देश की इंटीग्रिटी है, वो भी बनी रहे। सो तीसरी बात जो हमारा प्रेम्बल बताता है, वो बताता है हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारे देश का, हमारे संविधान का जो ऑब्जेक्टिव है वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी, ये हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इसके बाद लास्ट बात जो बताता है किसी भी देश के, हमारे देश का संविधान, वो ये बताता है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट, या डेट जो है वो किस दिन बनकर ये तैयार हुआ, वो बताता है ऑन द डे ऑफ 26th day of November 1949। 26 नवंबर 1949 को हमने अपना ये संविधान अपनाया और उसको अंगीकृत किया और देश को सौंपा। राइट, सो चार चीजें जो है वो बताता है हमारा प्रेम्बल। सो प्रेम्बल जो है वो हमें चार चीजों के बारे में बात करता है। सॉरी, इट्स नॉट विजिबल हियर आई थिंक। सो जो हमारा संविधान है, सॉरी प्रेम्बल है, वो चार चीजों के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट, जो प्रेम्बल है या प्रस्तावना है, वो चार बातें कर रहा है। फर्स्ट, वो बताता है कि शक्तियों का स्रोत क्या है। शक्तियों का स्रोत क्या है मीन्स द authority of the constitution, या कॉन्स्टिट्यूशन कहां से अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है। दैट इज, हमने बात करा बी द पीपल। दूसरा बात प्रेम्बल जो बताता है वो बताता है प्रकृति। प्रकृति क्या होगी हमारे राज्य की, राज्य की प्रकृति क्या होगी इसके बारे में बताता है, हमने देखा अभी। तीसरी बात जो हमारा संविधान करता है वो क्या करता है, उद्देश्य क्या होंगे उसकी बात करता है प्रेम्बल। और फोर्थ बताता है कि तिथि की बात करता है कि क्या डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट क्या होगी संविधान की बनने की, क्या किस टाइम पर बनकर वो तैयार हुआ। इन चार बातों को बताता है किसी भी देश का, या हमारे देश का जो प्रेम्बल है वो इन चार बातों के बारे में बताता है। राइट, सो दिस इज प्रेम्बल। नाउ हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये चारों चीजें आपको इजीली समझ आ गई होंगी, इसमें कोई आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो जितने भी हमने टर्म्स यूज करे प्रीएम्बल में, हमारे प्रीएम्बल में जो टर्म्स हैं उन सबs को एक एक करके एक डिटेल तरीके से उनके बारे में जानकारी लेना, क्योंकि उससे ही हमारे संविधान की जो बेसिक दर्शन है, फिलॉसफी है और जो आइडिया है वो हमें समझ आ पाएगा। राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं एक एक से। सो फर्स्ट, so the first word is sovereignty। जिसको हम लोग बोलते हैं संप्रभुता। सो जो नेचर है हमारे स्टेट का, हमने देखा कि हमारे स्टेट का जो नेचर, उसमें जो पहला वर्ड लिखा आता है वो आता है संप्रभुता। हम एक संप्रभु देश होंगे, सोवरेन देश होंगे। संप्रभुता का क्या मतलब है? संप्रभुता का ये मतलब है कि ना तो हम किसी के डिपेंडेंसी होंगे, राइट, तो ना तो हम किसी देश का के डिपेंडेंसी होंगे हम लोग, मतलब हम किसी के पराधीन नहीं होंगे। मात्राएं गलत हो सकती हैं तो आप उसके लिए मुझे मैं पहले से ही अपॉलजीज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप मात्राएं ठीक कर लीजिएगा। सो दूसरा जो है वो, ना तो हम किसी के डिपेंडेंसी होंगे, मतलब किसी देश के ऊपर हम डिपेंड नहीं करेंगे, हम पराधीन नहीं होंगे। दूसरा, ना ही हम किसी का डोमिनियन होंगे, यानी हम किसी का अधिराज्य नहीं होंगे, किसी और का डोमिनियन भी नहीं होंगे। सो सोवरेनिटी का मतलब यह है कि ना तो हम किसी की डिपेंडेंसी होंगी, किसी की मतलब किसी दूसरे नेशन की, किसी दूसरे देश की ना तो हम डिपेंडेंसी होंगे, और ना ही हम लोग किसी के अधीन होंगे। राइट,
किसी का डोमिनियन होंगे। दैट मीन्स हम एक स्वतंत्र राज्य होंगे, एक स्वतंत्र देश होंगे जो अपने सभी निर्णय विल टेक आवर ओन डिसीजन। हम अपने आंतरिक डिसीजन या हो या कोई बाह्य डिसीजन हो, कोई इंटरनल अफेयर्स हो हमारे, एक्सटर्नल अफेयर होंगे, उनका डिसीजन हम खुद लेंगे क्योंकि हम एक सोवरेन देश हैं। जो देश सोवरेन नहीं होते वो अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। राइट, सो इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इसलिए जो हमारे हित में होगा वो सभी डिसीजंस हम लोग खुद लेंगे और हम किसी भी स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर के डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। सो आप बहुत बार देखेंगे सोवरेनिटी जो है वो एक स्टेट सेंट्रिक कॉन्सेप्ट है। एक स्टेट को तभी कंसिडर किया जाता है कि वो स्टेट है जब उसके पास सोवरेनिटी हो, जब वो किसी के ऊपर डिपेंड ना करता हो। राइट, सो अगर आपका देश संप्रभु है, सोवरेन है, तो इसका मतलब यह है आप अपने निर्णयों के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, आप अपने निर्णय खुद ही ले पाएंगे। इसके साथ साथ आप किसी बाह्य देश के निर्णय से भी आप इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। अगर आप किसी भी देश को अपनी सोवरेनिटी मेंटेन करनी है तो उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो उस देश को चलाने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। और दूसरा, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके जो डिफरेंट संस्थाएं हैं आपके देश में, आपके देश को चलाने वाली, उन संस्थाओं का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पर जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में पढ़ते हो, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हो, तो आप जरूर सुनते होंगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत के एडवर्सरीज हैं। एडवर्सरीज मतलब जो भारत के बैरी हैं। सो जो एडवर्सरीज हैं वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि इंडिया की सॉवरेनिटी को लूज कराने के लिए, इंडिया की सॉवरेनिटी को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई देश हमारे देश में कि हमारे देश के किसी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर रहा है, किसी भी तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, और उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के क्रिएट होने से वो पर्टिकुलर राज्य हमारे देश से अलग होने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे देश की सॉवरेनिटी इन्फ्लुएंस कर रहा है कोई बाहर का देश। सो अगर आप नहीं चाहते कि आपके देश की सॉवरेनिटी कोई इन्फ्लुएंस करे, आपके देश की संप्रभुता बनी रहे, तो उसके लिए आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, देश की संस्थाएं जो आपके देश को चला रही हैं, वो बहुत ही क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। आज आप देखते हो हमारे टाइम पर एक समय पंजाब के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट चला, जिसने बात कर रहा था कि पंजाब को अलग देश बना दिया जाए, भारत से अलग करा दिया जाए। आजादी के बाद से ही लगातार नॉर्थ ईस्ट में एक मूवमेंट चल रहा है, जो लगातार नॉर्थ ईस्ट के देश, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो मणिपुर हो, वो लोग हमारे एक अलग से सॉवरेन कंट्री बनाने की बात करते हैं, नागालैंड बनाने की बात करते हैं, या जम्मू एंड कश्मीर हो। तो ये अलग अलग जो है वो इंडिया की सॉवरेनिटी को क्या कर रहे हैं, एंडेंजर कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। सो अगर आपको अपने देश की सॉवरेनिटी को मेंटेन करना है तो आपको पॉलिटिकल लीडर्स आपके स्ट्रांग चाहिए और इंस्टीट्यूशंस भी आपको स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि लगातार आपके साथ ये होता रहेगा किसी भी देश के साथ कि जो आपके एडवर्सरीज हैं, जो आपके बैरी हैं, वो लगातार आपके देश में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और आपकी सॉवरेनिटी को हर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, दैट मीन्स विल टेक आवर ओन डिसीजंस, वी विल टेक केयर ऑफ आवर इंटरनल मैटर एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स इंडिपेंडेंटली विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर state actor or a non-state actor. That is the meaning of sovereignty, right? So this is one thing about our constitution, this is one thing about our preamble. जो पहला वर्ड जो लिखा है वो है sovereignty. So this is one. Now the second is socialist और समाजवाद। हम समाजवाद को फॉलो करेंगे, ऐसा बोलते हैं कि हमारा एक जो देश होगा वो एक समाजवाद की विचारधारा से इंस्पायर्ड होगा, समाजवाद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे हम अपने देश में। सो सोशलिस्ट समझने से पहले वो सोशलिज्म क्या होता है हम उसके ऊपर बात करेंगे। I'll make you understand definitely कि सोशलिज्म क्या होता है, उसके बाद से आपके लिए इजी होगा कि इंडिया में हम कौन से टाइप का सोशलिज्म फॉलो करते हैं। सो व्हाट इज सोशलिज्म? सो सोशलिज्म बेसिकली
सोशलिज्म सीक्स टू, सोशलिज्म एक ऐसी विचारधारा है, सीक्स टू एस्टेब्लिश a society in which every individual enjoys equality in different walks of life, that is social, economic and political। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती है जिस समाज के हर एक पहलू में, जिस समाज के जीवन के हर पहलू में समानता दिखाई देती हो। सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता जिस समाज में हो, ऐसे समाज का निर्माण करने की बात करता है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म एक विचार है, इज्मवाद एक विचार है जो ये बात करता है, एक ऐसा समाज एस्टेब्लिश करना चाहता है जिस समाज में समानता हो, जिसमें असमानता ना हो, इनइक्वालिटीज ना हो, आर्थिक लेवल पर इनइक्वालिटीज ना हो, सामाजिक लेवल पर इक्वालिटीज ना हो, पॉलिटिकल लेवल पर इक्वालिटीज ना हो। एटलीस्ट ऐसा समाज बनाने की कोशिश करता है। इक्वालिटी अगर ना भी हो तो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी ना हो। अगर हम सबको इक्वल नहीं बना सकते तो एटलीस्ट समाज को, अगर इनइक्वालिटी भी है समाज में तो इस इनइक्वालिटी को आप पूरी तरह से खत्म नहीं भी कर सकते, इस असमानता को पूरी तरह से आप खत्म नहीं भी कर सकते, तो आप क्या करिए, कम से कम इसको कम करने की कोशिश कीजिए। सो इसीलिए ये एक आइडियल भी है और एक ये प्रोसेस भी है। तो सोशलिज्म प्रोसेस ऐसे है कि प्रक्रिया ऐसे है क्योंकि लगातार इस इनइक्वालिटी को खत्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं इस आइडिया के थ्रू, और जिस दिन ये पूरी तरह से इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी उस दिन ये हम सोशलिज्म अचीव कर लेंगे। इसीलिए एक आदर्श भी है, आइडियल भी है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। तो सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये बात करती है कि समाज में समानता हो, हर एक लेवल पर समानता दिखाई दे। नाउ द सेकंड थिंग, अगर आपको ऐसा समाज एक बनाना है जो समानता के विचार से ओतप्रोत हो, जिसमें लगातार आप हर लेवल पर इक्वालिटी देखने को मिले, तो ऐसा समाज बनाने के लिए दूसरी बात जो करता है, जो सोशलिज्म है, वो आइडियोलॉजी जो है वो ये कहती है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, या मैं बोलूं कलेक्टिव ओनरशिप of means of production and that of distribution। मतलब अगर आपको एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें समानता हो, उस समानता वाले समाज को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स जो उत्पादन के जो साधन है या फिर जो वितरण के जो साधन है, उत्पादन के साधन और वितरण के जो साधन है उनका सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। मींस सभी के हाथ में होने चाहिए जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है। हम बात करेंगे मींस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। अभी आप इतना समझिए कि जो वितरण के साधन हैं और जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन का क्या साधन होता है, एक अगर आप उत्पादन कर रहे हो तो मशीन क्या है, उसका उत्पादन का साधन है।
सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और जो मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको उत्पाद को जो आप डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हो, वो सारा साधन की कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए, यानी सरकार के हाथ में वो होना चाहिए, एक तरीके से पब्लिक अथॉरिटी के हाथ में होना चाहिए, प्राइवेट ओनरशिप उसकी नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा समाज आप बनाना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर प्राइवेट ओनरशिप हुई तो सिचुएशन में प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर होगी तो सिचुएशन में इनइक्वालिटी होगी ही होगी, असमानता होगी आर्थिक रूप से। और एक बार आर्थिक असमानता हुई तो राजनीतिक असमानता और सामाजिक असमानता भी उस समाज में पैदा होने लगेगी। सो जो सोशलिज्म है वो ये बात कर रहा है कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जो जिसमें समानता हो, सामाजिक रूप पे, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जिसमें इक्वालिटी हो। और उस इक्वालिटी को अगर आपको बनाना है ऐसा समाज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट ऑफ प्रोडक्शन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीन्स हैं, उनका जो ओनरशिप होनी चाहिए, उनका जो स्वामित्व होना चाहिए, वो कलेक्टिव होना चाहिए, वो सरकार के हाथ में होना चाहिए। दिस इज व्हाट द बेसिक फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म सेज, राइट? सो इफ दीज थिंग्स आर क्लियर विद यू, वी विल मूव फॉरवर्ड। ये दोनों बात आपको क्लियर होंगी तो अब मैं ये बात आपसे बोलता हूं कि जिस वक्त ये विचार आया होगा समाजवाद का, जब भी ये समाजवाद की बात हो रही होगी, मतलब जब भी समानता समाज में लाने की बात हो रही होगी, सो ये कॉमन सेंस से हम लोग कह सकते हैं, जिस वक्त ये विचार आया होगा उस वक्त उस समाज में कहीं ना कहीं असमानता होगी, इनइक्वालिटी होगी। क्योंकि अगर उस समाज में असमानता होगी तभी तो समानता की बात कर रहे होंगे। अगर उस समाज में समानता होती तो उस वक्त तो समानता की बात नहीं हो रही होती। मतलब उस समय जिस वक्त ये विचार आया होगा उस वक्त कहीं ना कहीं समाज में बड़े लेवल पर असमानताएं क्रिएट हो रही होंगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानताएं क्रिएट हो रही होंगी, राजनीतिक असमानताएं क्रिएट हो रही होंगी, सामाजिक असमानताएं क्रिएट हो रही होंगी। उसी वक्त ये विचार आया होगा। यस, तो जब ये विचार आया इस वक्त असमानताएं क्रिएट हो रही थी। सो जब ये असमानताएं जिस समय क्रिएट हो रही थी और इन असमानताओं को क्रिएट करने के पीछे जो एक विचार था उसको हम बोलते हैं पूंजीवाद या कैपिटलिज्म। सो मैं अगर एक बात कहूं, देयर विल बी नो सोशलिज्म without capitalism। समाजवाद का विचार तब तक नहीं आ सकता जब तक पूंजीवाद का विचार ना आए, क्योंकि पहले पूंजीवाद आएगा। पूंजीवाद जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसके वजह से समाज में असमानताएं होने लगेंगी, दो ग्रुप बढ़ जाएंगे, रिच क्लास और पुअर क्लास, और इस सिचुएशन में एक नया विचार जन्म लेगा जो ये जो हैव और हैव नॉट क्रिएट हुए हैं इनको कम करने की, इस इनइक्वालिटी का जो गैप क्रिएट हो रहा है इस गैप को कम करने की बात करेगा। सो देयर विल बी नो सोशलिज्म विदाउट कैपिटलिज्म, राइट? सो दिस इज वन थिंग। सो मैंने ये बोला कि सोशलिज्म पढ़ने से पहले जब सोशलिज्म का जो विचार आया होगा वो ऑब्वियसली ऐसे समय पर आया होगा जब समाज में असमानताएं रही होंगी, क्योंकि अगर असमानताएं नहीं होती तो उस वक्त कोई बात ही ना करता समानता की, राइट? सो उस वक्त इनइक्वालिटीज रही होंगी। अब वो इनइक्वालिटीज क्रिएट क्यों हुई समाज में? सो उसके पीछे उस समय एक विचार था जिसका नाम था पूंजीवाद, जो आज भी डोमिनेंट विचार है दुनिया का। मार्केट जो है आज भी जिसके ऊपर काम कर रही है, पूरी तरीके से चल रही है, वो कैपिटलिज्म ही है, राइट? मैं इकोनॉमिक्स नहीं की बात नहीं कर रहा हूं, बट मुझे ये पढ़ाने के लिए वहां आपको ले जाना एक बार जरूरी है। सो बेसिकली अगर आप 17th-18th सेंचुरी को देखें तो 17th एंड 18th सेंचुरी में जो प्रीडोमिनेंट एक विचार जो था 17th एंड 18th सेंचुरी जो है, इस वक्त एक जो प्रीडोमिनेंट विचार था, मींस जिसका प्रभुत्व था जिस विचार का, वो था पूंजीवाद। पूंजीवाद, राइट? सो जो कैपिटलिज्म आप इसको बोलेंगे। सो व्हाट इज कैपिटलिज्म? देखो कैपिटलिज्म बेसिक बात यह है कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी जो उत्पादन के साधन हैं
जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन हैं, आर इन प्राइवेट हैंड्स, यानी जो उत्पादन के साधन हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो निजी हाथों में होते हैं, प्राइवेट हाथों में होते हैं, ना कि सरकार के हाथ में होते हैं, पहली बात। दूसरा जो पूंजीवाद में होता है, पूंजीवाद का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग, मुनाफा कमाना। ये वही सामान बनाते हैं, वो ही प्रोडक्शन करते हैं, उसी कॉमोडिटी का, उसी गुड्स का, उसी सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। कैपिटलिज्म एक विचार, उसी सामान को बनाया जाता है जिसकी क्रय शक्ति हो, जिसकी परचेजिंग पावर है, जिसको खरीदा जा सके मार्केट में। सो ये वही सामान बनाएंगे जिसको खरीदा जा सके मार्केट में और उसको बेचकर मुनाफा कमा सके। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, जहां पर जो रिसोर्सेज हैं या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्राइवेट ओनरशिप हो और वही सामान बनाया जाए जो मार्केट में बेचा जा सके और उससे मुनाफा कमाना इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिज्म। इस कैपिटलिज्म सिस्टम जो 17-18 सेंचुरी में चल रहा था, क्योंकि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन है, वो किसके हाथ में है? वो एक प्राइवेट हाथ में है, पूंजीपति के हाथ में है, कैपिटलिस्ट के हाथ में है। सो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो क्या सकते हैं? अगर जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे सो आप 3 बेसिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ोगे, जिनको आप बोलते हैं लैंड, लेबर और कैपिटल। चौथा खुद एंटरप्रेन्योर होता है, लेकिन हम उसकी भी बात नहीं कर रहे। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। आपको कोई भी सामान बनाना है, अगर ये पेन भी बनाना है तो उसके लिए पहले आपको फैक्ट्री कहीं सेटअप करनी पड़ेगी, उसके लिए लैंड चाहिए। सो लैंड इज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का एक साधन है। लेबर आपको चाहिए, उसमें काम करने वाले श्रमिक चाहिए, आपको वर्कर चाहिए, वो क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। उसके साथ साथ जो कैपिटल है, पूंजी चाहिए, मशीनें आपको लगानी पड़ेगी, चाहे वो फिजिकल कैपिटल हो जो मशीन को बोलते हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो, आपकी जो बौद्धिक संपदा है, आपने कोई आइडिया सोचा है, उसको आपको बनाना है, तो वो दोनों ही आपके क्या है? कैपिटल है। तो किसी भी सामान को उत्पाद करने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। दे साइन क्वा नन है ये, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं उत्पादन के साधन। जो कैपिटलिज्म होता है वो ये बात करता है कि उत्पादन के साधन जो है, उनकी जो ओनरशिप है, उनका जो स्वामित्व है, वो किसके पास रहना चाहिए? प्राइवेट हैंड्स में रहना चाहिए। और जब इसकी वजह से क्या होता है, इस प्राइवेट हैंड्स में रहने की वजह से क्या होता है, इनिशियली जो लैंड है अगर उसका ओनरशिप प्राइवेट के हाथ में है, जो कैपिटल है उसका ओनरशिप भी प्राइवेट के हाथ में है, और जो लेबर है, इनिशियली शुरुआत में 17-18 सेंचुरी के शुरुआत में इनिशियली लेबर्स के पास बार्गेनिंग पावर थी। बार्गेनिंग पावर थी मतलब मोल भाव करने की पावर थी, क्योंकि तब तक मशीनें इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। मशीनों के इंट्रोड्यूस होने से पहले, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले, जो मजदूर थे उनकी जरूरत थी प्रोडक्शन करने के लिए इन पूंजीपतियों को। सो जिस लेबर को कम सैलरी मिलेगी तो वो किसी और जगह जाकर काम करेगा, तो बार्गेनिंग पावर लेबर के पास है। लेकिन एक समय पे जब 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब जब मशीनों के द्वारा सब चीजें बनाई जाने लगी, मास प्रोडक्शन पर जब होने लगा, तो इस समय जो बार्गेनिंग पावर है वो मजदूरों के हाथ से निकल गई, क्योंकि अब मशीन इंट्रोड्यूस हो गई है। अब जो है मशीनों के द्वारा चीजों को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना कि मजदूरों की उतनी जरूरत है। तो जो पहले जो मोल भाव करने की बार्गेनिंग पावर मजदूरों के हाथ में थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ये पावर किसके हाथ में चली गई? पूरी की पूरी पूंजीपतियों के हाथ में चली गई। अब कैपिटलिज्म सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर अगर बनाना है, इस मार्कर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल 10 रुपए का आता है, तो मैंने 10 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और ये मार्कर मैंने बनाया। इसमें मैंने इसको जो मार्केट में बेचा वो मैंने 100 रुपए का बेचा। तो रॉ मटेरियल मैंने 10 रुपए का खरीदा, इसको रॉ मटेरियल कच्चा माल 10 रुपए खरीदा। उसके बाद 90 रुपए की मैंने इसमें वैल्यू ऐड करी, मतलब इसको मार्कर में मैंने कन्वर्ट करा इस प्लास्टिक को, और 100 रुपए का मार्केट में बेचा। सो मैंने जो 90 रुपए इसमें वैल्यू ऐड करी, ये 90 रुपए जो वैल्यू ऐड करी वो किसने करी? वो श्रमिकों ने करी, वो वर्कर्स ने करी। बट कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, ये जो 90 रुपए है इसका एक बहुत बड़ा पार्ट, इस प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा पार्ट, फॉर एग्जांपल 80 रुपीज, इसके 80 रुपीज जो है वो कैपिटलिस्ट अपने पास रखेगा और 10 रुपए किसको देगा? मजदूरों को देगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? 2 चीजें क्रिएट होंगी। एक तो
जो पूंजीपति है उसके पास एक्युमुलेशन होगा वेल्थ का, उसकी वेल्थ क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी, और उसी वेल्थ का, बढ़ती हुई वेल्थ का, बढ़ते हुए प्रॉफिट का वो फर्दर इस्तेमाल करेगा नए बिजनेस सेटअप करने में, इन्वेस्ट करेगा उस पैसे को, और उसके थ्रू और नई मशीनें लगाएगा और मजदूरों का एक्सप्लॉइटेशन होगा। और दूसरा, जो मजदूर हैं उनके वेजेस जो हैं, क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग पावर है, उनके वेजेस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होती जाएगी। एंड हियर स्टार्ट्स द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर। जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनका शोषण स्टार्ट हो जाएगा। तो 17th 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद जो वर्कर्स थे, जो श्रमिक थे, जो काम करने वाले लोग थे, उनका जो है एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हुआ और इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, असमानता बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। दो कैटेगरी क्रिएट हो गई, एक हैव और हैव नॉट, दो क्लासेस क्रिएट हो गई, एक रिच क्लास और एक पुअर क्लास, और एक्सप्लॉइटेशन वर्कर्स का होने लगा। जिस वक्त ये एक्सप्लॉइटेशन वर्कर्स का हो रहा था, ऑब्वियसली असमानताएं बढ़ रही थी, इसी वक्त एक नए विचार ने जन्म लिया जिसको आप लोग समाजवाद कहते हो, जिसको आप सोशलिज्म कहते हो। सो मैंने जब अपनी बात शुरू करी थी, मैंने उसमें ये बोला था कि समाजवाद का विचार नहीं आ सकता जब तक पूंजीवाद ना हो। तो पूंजीवाद होगा, वर्करों का एक्सप्लॉइटेशन होगा, और वर्कर्स के एक्सप्लॉइटेशन होने के वजह से उस असमानता होगी, और उस असमानता को खत्म करने के लिए एक नया विचार जन्म लेगा जिसको आप बोलते हैं सोशलिज्म। सो देयर विल बी नो सोशलिज्म विदाउट कैपिटलिज्म, जो मैंने स्टेटमेंट पहले लिखा था। सो बेसिकली सोशलिज्म जो बात कर रहा है वो जो उस समय 17th-18th सेंचुरी में जब वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हुआ, दो क्लासेस बंटने लगी, हैव और हैव नॉट की, और दो क्लासेस बंटने लगी, एक रिच क्लास और एक पुअर क्लास। तो ऐसे सिचुएशन में सोशलिज्म का आइडिया आया और बोला गया कि एक ऐसा समाज हमें बनाना है जिसमें इक्वालिटी आ सके, कि इस शोषण को खत्म करना चाहिए, इस शोषण किसी तरह से खत्म हो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेस का, संसाधनों का, जो फायदा है, प्रॉफिट है, उसको इक्वली डिवाइड किया जाए समाज में, जिससे जो आर्थिक असमानताएं हैं, सामाजिक असमानताएं हैं, राजनीतिक असमानताएं हैं, जो पूंजीवाद की वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से क्रिएट हुई हैं, उनको कम किया जा सके। तो ये टाइम था जब जन्म हुआ समाजवाद की विचारधारा का, राइट। सो दिस इज वन थिंग, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू, राइट। सो नाउ अगर आपको समाजवाद का जो विचार है कि हमें समाज को इक्वल बनाना है, सोसाइटी को हमें इक्वल लेना है, इस समय पे जो सोशलिज्म है, अगर आपको एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी है, एक समाजवादी समाज आपको बनाना है, सोशलिज्म, इक्वालिटी अगर आपको लेकर आनी है, तो उसके लिए सोशलिज्म को हम देखते हैं दो टाइप से हम लोग समाज में समानता लेकर आ सकते हैं। दो आइडिया हैं इसके। तो अगर सोशलिज्म देखें, मैं इसको सोशलिज्म अगर लिख दूं यहां पर, तो सोशलिज्म का मतलब हमें एक इक्वालिटी वाला, समानता वाला समाज बनाना है जिसमें किसी भी प्रकार की समानता ना हो। और अगर उसको हमें बनाना है तो उसके तरीके क्या हो सकते हैं, कैसे ऐसा समाज क्रिएट किया जाए, हाउ डू वी क्रिएट सच अ सोसाइटी। सो बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स हुए, अलग अलग विचार देने वाले हुए, जिन्होंने कहा कि इस तरीके से आप ऐसा समाज बना सकते हैं या दूसरे तरीके से बना सकते हैं। सो दो विचार हैं, जो समाज को इक्वल बनाना है उसके लिए दो तरीके हैं या दो विचार हैं हमारे पास। सो वन वी कॉल्ड इज, जिसको हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, और स्टेट सोशलिज्म, और कम्युनिस्ट सोशलिज्म। दिस इज वन आइडिया कि अगर आपको समाज बनाना है तो आपको ये तीन आइडिया के हिसाब से बना सकते हो। और दूसरा है थ्रू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और इवोल्यूशनरी सोशलिज्म।
और ये है आपका रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। सो अगर आप एक सोशलिस्ट समाज बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही डेफिनेशन देखा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जिसमें समानता हो, जीवन के हर एक पहलू में जिसमें समानता हो। अगर आप ऐसा एक समाज बनाना चाह रहे हैं तो समाज को बनाने के दो तरीके हैं, दो तरह के लोगों ने दो तरीके दिए, और भी तरीके हैं लेकिन मेनली दो तरीके हैं। फर्स्ट इज आप इस विचारधारा के थ्रू बनाइए जिसको मार्क्सिस्ट सोशलिज्म बोलते हैं, मार्क्सवादी समाजवाद, और दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद के जरिए बना सकते हैं। तो दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं ये है क्या। अगर आपको सोशलिस्ट समाज एक बनाना है तो आपके पास ये दो तरीके, इनके थ्रू आप लोग देश में समानता लेकर आ सकते हैं। नाउ व्हाट आर दीज? सो फर्स्ट इज मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और कम्युनिस्ट सोशलिज्म। सो बेसिकली जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है, ये आइडिया दिया कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने बोला कि देखो कैपिटलिज्म में हमने अभी पढ़ा कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है। प्रॉफिट जो होता है बड़ा वो कैपिटलिस्ट अपने पास रख लेता है पूंजीपति, और एक बहुत थोड़ा प्रॉफिट का हिस्सा जो है वर्कर्स को देता है, क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग पावर ही नहीं है, राइट। सो वर्कर्स के पास का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम पुअर है, और जो कैपिटलिस्ट है उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है, उनका जो कैपिटल है उसका एक्युमुलेशन होते जा रहा है। और इसकी वजह से दो तरह के क्लास क्रिएट हो गई हैं, एक रिच क्लास और एक पुअर क्लास। एक वो क्लास जिनके पास चीजें हैं, और एक वो क्लास जिसके पास चीजें नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट। तो मार्क्स ये कहते हैं कि देखो वर्कर्स जो हैं, इस आइडियाज में मैं यहां पर वर्कर बोलूं या मैं इनको प्रोलिटेरिएट बोलूं या फिर मैं इसको सर्वहारा वर्ग बोलूं, सर्वहारा वर्ग। और एक होता है कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट, या मैं इसको बुर्जुआ बोलूं या मैं इसको पूंजीपति मैं इसको बोलूं, एक ही बात है। सो मार्क्स का ये आइडिया है, उसने वर्कर्स को बोला कि देखो तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन होते रहेगा। और क्यों होते रहेगा तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन? तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन तब तक होते रहेगा जब तक तुम्हारे पास इकोनॉमिक पावर नहीं होगी, जब तक तुम्हारे पास ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन करने के जो साधन है, लैंड है, कैपिटल है, जब तक ये तुम्हारे पास नहीं आएगी तब तक तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन होते रहेगा। और अगर तुम्हें ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, अगर ये इकोनॉमिक पावर तुम्हें अपने पास चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें पहले पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेना होगा। सो पहले राजनीतिक जो सत्ता है वो तुम्हारे हाथ में आएगी, उसके बाद तुम्हारे पास इकोनॉमिक पावर आएगी, और ये जो विशियस साइकिल चल रही है तुम्हारे शोषण की, एक्सप्लॉइटेशन की, इस पे ब्रेक लग सकता है। सो जो कार्ल मार्क्स है उसने एक आइडिया दिया जिसको आप लोग कम्युनिज्म के नाम से जानते हो। तो वो जो आइडिया है वो क्या है? तो कार्ल मार्क्स ये बोल रहे हैं कि देखो भाई 3 स्टेप्स, 3 चरण हैं, 3 स्टेप्स हैं जो आपको उठाने पड़ेंगे। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, प्रोलेटेरिएट क्लास जो है दुनिया की, तुम एक हो जाओ और पूंजीपतियों के अगेंस्ट तुम लोग एक रिवॉल्यूशन करो। तो सबसे पहला स्टेप इन्होंने कहा कि फर्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन, that is take over the power, take over the political power through violent revolution।
जो प्रोलेटेरिएट क्लास है यानी जो वर्कर क्लास है, जो सर्वहारा समाज है, क्योंकि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और एक्सप्लॉइटेशन होने के वजह से उनमें कॉन्शियसनेस पैदा होगी, क्लास कॉन्शियसनेस। सो उस क्लास कॉन्शियसनेस के चलते तुम सब एक हो जाओ और तुम सब एक होकर एक रक्तपूर्ण क्रांति करो, वायलेंट रेवोल्यूशन करो। उस वायलेंट रेवोल्यूशन के थ्रू तुम्हें क्या करना है, जो देश है उस देश की सत्ता जो है, राजनीतिक पावर है, वो अपने हाथ में ले लेनी है। आपके पास एक बार राजनीतिक पावर आ जाएगी, उसके बाद दूसरा स्टेप जो आप करोगे उसको हम लोग बोलते हैं सर्वहारा की तानाशाही। दूसरा स्टेप सर्वहारा की तानाशाही, मतलब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। जो पॉलिटिकल पावर है वो आपने अपने हाथ में ले ली, सर्वहारा लोगों ने, वर्कर क्लास ने जो पावर है वो अपने हाथ में ले ली वायलेंट रेवोल्यूशन के थ्रू। और आप इस वक्त दो काम करिए। फर्स्ट, आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले अगर मैं लिखूं टेक ओवर द प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ bourgeois class, means capitalist class, and distribute it among themselves. Among themselves. So जो बुर्जुआ क्लास है, जो पॉलिटिकल, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उससे क्या करिए, उनकी प्रॉपर्टी को लीजिए आप लोग, मींस ऑफ प्रोडक्शन आपके हाथ में आ गया है, और उस मींस प्रॉपर्टी को क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए। और जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस वक्त क्योंकि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसकी पूंजी आपने ले ली है और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, इसलिए जो समाज में एक रिच क्लास और एक पुअर क्लास बनी थी, ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी और एक ही क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। वर्ग विहीन समाज एक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका आइडिया सोशलिज्म ने दिया कि समानता होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, इसमें सेकंड स्टेप जो आपको करना है वो क्या करना है, एक्सपोर्ट द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन। जो क्रांति है इसको क्या करना है आपको, क्रांति का निर्यात करना है। जो आपका आइडिया है, ये जो आपने रिवॉल्यूशन किया है, इसका आइडिया आप दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करिए। यानी अगर इंडिया में ये रिवॉल्यूशन हुई तो इंडिया से ये रिवॉल्यूशन कहां लेकर जाइए, पाकिस्तान में लेकर जाइए, श्रीलंका में लेकर जाइए, बांग्लादेश में लेकर जाइए, सभी देशों में लेकर जाइए। और क्यों लेकर जाइए, धीरे धीरे उन देशों में भी क्या होंगी, ऐसी ही क्रांति होंगी। उन देशों में भी क्या होगा, पूंजीवाद जो है, पूंजीपति का जो समाज है, जो पूंजीपति हैं वो खत्म हो जाएंगे और समाज जो है वो एक जैसा बन जाएगा। और थर्ड स्टेप जो होगा इस सिचुएशन में ये होगा कि एक, ये सब करने की वजह से आपके पास एक स्टेटलेस एंड क्लासलेस एक सोसाइटी बनकर तैयार हो जाएगी। और इसी सोसाइटी को आप लोग क्या कहते हो, कम्युनिस्ट सोसाइटी या कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट सोसाइटी बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें ना तो कोई स्टेट है, क्योंकि स्टेट का क्या मतलब है, जब सभी जगह सभी लोग इक्वल हो गए फिर स्टेट की जरूरत ही नहीं है। तो लेट द स्टेट विदर अवे, स्टेट की अब जरूरत ही नहीं है, स्टेट को खत्म कर दीजिए। तो सेकंड स्टेज तक स्टेट रहेगा, थर्ड स्टेज में स्टेट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जगह क्रांति आ चुकी है, वर्ल्ड में अब रिवॉल्यूशन हो चुकी है और सभी लोग इक्वल हो चुके हैं। इस वक्त स्टेट की जरूरत ही नहीं है। और एक क्लासलेस सोसाइटी, क्योंकि अब सब बराबर हैं तो ऊपर नीचे छोटी और बड़ी क्लास है ही नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी बनकर तैयार हुई। सो दिस इज द आइडिया ऑफ मार्क्स।
सो हमने जो पढ़ा, हमने देखा कि समाजवाद जो है वो ये बताता है कि समाजवाद का बेसिक आइडिया है कि एक इक्वल सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना, और वो इक्वल सोसाइटी को एस्टेब्लिश अगर करना है आपको तो उसके कुछ तरीके हो सकते हैं, आप किस तरीके से वो कर सकते हैं। सो इक्वल सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने का पहला तरीका मार्क्स ने बताया कि पूंजीवाद को खत्म करिए। सो मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसके हाथ में होना चाहिए, वर्कर्स के हाथ में होना चाहिए, पब्लिक के हाथ में होना चाहिए, कम्युनिटी के हाथ में होना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्राइवेट हैंड। और उन्होंने ये स्टेप्स अपने बताए, इसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। First, now second is this is the idea of Marxist idea, इसीलिए इसको मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म बोला जाता है, जो वायलेंट रिवॉल्यूशन के थ्रू कर रहे हैं। सो अगर आपने देखा होगा, आप लोग अगर पढ़ेंगे, इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है LWE, जिसको आप लोग नक्सलाइट्स भी बोलते हो, माओवाद भी बोलते हो। तो जो नक्सलाइट्स हैं या माओवाद है, उनका जो पूरा आइडिया है वो किसके ऊपर बेस्ड है? सो माओवाद का जो पूरा आइडिया है वो इसी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर। सो यही काम 1919 में इसी मार्क्स की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया लेनिन ने, जिसके थ्रू रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। इसी आइडिया को 1949 में अडॉप्ट किया माओ ने चाइना में, जिसके थ्रू चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ। और इसी आइडिया को जो माओ ने अपनाया था, मार्क्स का आइडिया, वायलेंट रिवॉल्यूशन का आइडिया, इसी को भारत में पहली बार नक्सलबाड़ी में अपनाया गया। चारू मजूमदार, कानू सन्याल, इन सब लोगों ने, और इन्होंने देश में नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट किया। इसीलिए इनको माओइस्ट बोलते हैं, क्योंकि माओ से इंस्पिरेशन ये लेते हैं। और माओ किससे इंस्पिरेशन लेता है? इन कार्ल मार्क्स का जो आइडिया है इससे इंस्पिरेशन लेता है। सो हम लोग लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म हम जिसको बोलते हैं आज ऑफिशियल लैंग्वेज में, या जिसको आप माओवाद बोलते हैं, वो यही आइडिया है। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारा देश जिस वक्त आजाद हुआ उस वक्त देश में बहुत असमानताएं थी, दो बड़े लेवल पे असमानताएं थी। एक तरफ वो लोग थे जिनके पास हजारों हजार हेक्टेयर भूमि थी, और एक तरफ वो लोग थे जो पूरी तरह से भूमिहीन थे, उस जमीन पर जो काम कर रहे थे, लैंडलेस लेबरर्स थे। तो इस एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज में ऑब्वियसली असमानताएं बहुत ज्यादा थी। तो इसी वक्त कुछ लोगों ने माओ से प्रेरित होकर, माओ जो खुद मार्क्सिस्ट इस विचार से प्रेरित था, उससे होकर माओ ने जो रिवॉल्यूशन किसानों के थ्रू अपने देश में करी थी, वही रिवॉल्यूशन इंडिया में ग्रामीण लोगों के थ्रू, मजदूरों के थ्रू, किसानों के थ्रू, वही रिवॉल्यूशन इंडिया में भी करने की कोशिश की गई 1950s के बाद, जिसका पहला एग्जाम्पल नक्सलबाड़ी में दिखाई दिया, और बाद में आज उसे नक्सलाइट मूवमेंट या माओइस्ट मूवमेंट के नाम से देश में जाना जाता है। तो ये वही विचार है। तो अगर समाजवाद स्थापित करना है, सोशलिस्टिक सोसाइटी बनानी है जिसमें असमानता ना हो, इक्वालिटी हो, तो उसके लिए मार्क्स एक आइडिया देता है कि इस तरीके से एक इक्वल सोसाइटी को क्या किया जा सकता है, एस्टेब्लिश किया जा सकता है। दिस इज वन थिंग। नाउ द सेकंड आइडिया इज, जो हमने भी देखा था ऊपर, जो हमने सेकंड लिखा था, दिस इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, राइट। सो व्हाट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है दूसरा आइडिया कि अगर समाज हमें एक समानता वाला समाज हमें एस्टेब्लिश करना है, तो दूसरा तरीका है कि डेमोक्रेटिक तरीके से करें। वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज थ्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने पढ़ी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के थ्रू हम क्या करें, समाजवाद को स्थापित करें, एक बराबर समाज जिसमें असमानता ना हो, ऐसा समाज को स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों से हम लोग इस तरह से पॉलिसी मेकिंग करें, इस तरह से नीतियां अपने देश में बनाएं, जिससे हमारे देश में जो इनइक्वालिटीज हैं, जो असमानताएं हैं, वो कम हो सके। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से किस तरीके से, जैसे भारत ने आपने देखा होगा लैंड रिफॉर्म्स करे, भूमि सुधार करे, लैंड रिफॉर्म्स जिनके पास जमीनें ज्यादा थी उनसे जमीन लेकर किसको दी, जो लैंडलेस लेबरर थे उनको जमीन दी। सो ये स्टेट लेड रिफॉर्म है, इसको स्टेट कर रहा है, बट कैसे कर रहा है, डेमोक्रेटिक तरीके से कर रहा है, रक्तपूर्ण क्रांति के थ्रू नहीं, वायलेंट मेथड के थ्रू नहीं, डेमोक्रेटिक मेथड के थ्रू इंडिया में करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ हमारे देश में जो इकोनॉमी है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई हमने, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी दोनों का कॉन्सेप्ट है।
अगर आप देखोगे तो इंडिया में प्राइवेट बैंक भी हैं, पब्लिक बैंक्स भी हैं। इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, पब्लिक स्कूल्स भी हैं। इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स भी हैं। दोनों का कोएग्जिस्टेंस रहे, दोनों रह सकें साथ में। सो हमने वायलेंट मेथड के डेमोक्रेटिक तरीके से जो असमानताएं हमारे देश में क्रिएट हुई है उनको हम डेमोक्रेटिक तरीके से कम करेंगे, ना कि किसी वायलेंट मेथड से हम लोग करने वाले हैं। हम रेगुलेट करेंगे मार्केट को। तीसरा इज रेगुलेशन। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। रेगुलेशन ऑफ मार्केट। जो मार्केट है उसको हम लोग रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। रेगुलेट मतलब प्राइसेस को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। यानी अगर हमको लगता है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो इन दामों पर, मार्केट में जो दाम है, जो मार्केट इक्विलिब्रियम पे जो दाम सेट हुए हैं उस पर नहीं खरीद पा रहा है, तो हम उसमें सस्ते दामों पर देने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे देश में आज एमएसपी दिया जाता है किसानों को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस बहुत नीचे गिर जाता है। इसी के तरीके से पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको राशन आप कहते हैं, उसमें हम लोग अपने गरीब लोगों को जो है वो राशन प्रदान करते हैं। तो इसी तरह के जो सिस्टम है ये किसका काम कर रही है कि इक्वल समाज को बनाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा, फोर्थ इज वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य बनाने की जो अवधारणा है वो किसमें से आती है निकलकर? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की हम से बात करते हैं, जो वेलफेयर स्टेट। तो अगर आप भारत के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, सो वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। सो हमारे देश में जो हमने सोशलिज्म अपनाया वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया, ना कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। हमारे यहाँ पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम। लेकिन सीपीआईएम जो है मार्क्सिस्ट है, वो डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से समाज में समानता लाने का काम करती हैं, की कोशिश करती हैं। वो डेमोक्रेटिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सीपीआईएम इज माओइस्ट, वो अलग पार्टी है। सीपीआईएम मार्क्सिस्ट की बात कर रहा हूं, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के तरीके से इस देश में समानता लाने की बात करते हैं। सो मैंने जो सोशलिज्म अभी आपको बताया, तो सोशलिज्म बेसिकली एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है, एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है जिसमें इक्वालिटी हो, जिसमें सामाजिक समानता हो, आर्थिक समानता हो और राजनीतिक समानता हो। ये आइडियोलॉजी ऑब्वियसली तभी आएगी, समानता की बात तभी की जाएगी जब जिस समय किसी समाज में असमानताएं फैली हो। तो हमने देखा 17th 18th सेंचुरी में जब ये आइडियोलॉजी का बर्थ हुआ, जब जन्म हुआ, उस वक्त कैपिटलिज्म एक बड़ा विचार था और उस कैपिटलिज्म के विचार में एक एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया था, असमानताएं क्रिएट होना शुरू हो गई थी, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया था। इसीलिए उस वक्त एक आइडियोलॉजी आई, समाजवाद, जो कहती थी कि जो कहती है कि लोगों के बीच असमानताएं कम से कम होनी चाहिए, उनको कम करने का काम करना चाहिए। अब वो समाज ऐसा कैसे बनाया जाएगा, उसका आइडिया एक मार्क्स ने दिया, और उसके साथ साथ फेबियन सोशलिज्म, जिसको हम लोग अपना सोशलिज्म बोलते हैं, फेबियन सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक और आइडिया है। तो भारत ने जो अपनाया वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया, ना कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म अपनाया। सो हमारा जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। और अगर आपको अपने संविधान में देखना हो तो अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को हम लोग फॉलो करते हैं। सो दिस इज द सेकंड आइडिया व्हिच इज सोशलिज्म। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? नाउ थर्ड इज next is secularism. Another interesting topic, secularism. जिसको आप लोग धर्मनिरपेक्षता बोलते हो। बट भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर सही उसका मतलब है तो वो पंथ निरपेक्षता बोला जाएगा, क्योंकि भारत पंथों का देश है। पंथ निरपेक्षता,
धर्म निरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता। सो पंथ निरपेक्षता भारत के लिए टेक्निकली अगर जो करेक्ट माना जाता है वो पंथ निरपेक्षता माना जाता है, ना कि धर्म निरपेक्षता। तो सेकुलरिज्म, व्हाट इज सेकुलरिज्म, राइट? सो Jews are discriminated because of their religious affiliation over the century across the Europe, right? They were discriminated. जो यहूदी हैं उनके साथ धार्मिक उनकी जो मान्यताएं हैं उनकी वजह से उनको सदियों सदियों तक डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया, यूरोप में, यूरोप से बाहर के देशों में भी। जब इजराइल बना तो इजराइल में यहूदियों ने डिस्क्रिमिनेट किया मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को। इफ यू लुक अराउंड योर नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर आप इनमें भी देखोगे सो रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सब मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं जिससे आप लोग ये समझ सके कि सेकुलरिज्म एक कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है किसी भी स्टेट के लिए, राइट? सो अलग अलग समय पे धर्म के नाम पर अलग अलग लोगों के साथ भेदभाव हुआ, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनका परसिक्यूशन हुआ। ये सब चीजें हमें बताती हैं, सभी एग्जाम्पल हमको बताते हैं कि किसी भी देश के लिए धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता कितना महत्वपूर्ण है, राइट? सो व्हाट इज सेकुलरिज्म देन? सो सेकुलरिज्म is a doctrine that seeks to realize a secular society, that is a society which is devoid of either inter-religious domination and intra-religious domination. Positively, it talks about freedom within the religion and between the religion. Freedom between religion and within the religion. So write it down. Right? So it talks about, or I can say it promotes, not talks about, it promotes. So see here. So what is secularism? I'll make you understand a bit every line of this sentence. सेकुलरिज्म एक डॉक्ट्रिन, एक सिद्धांत है जो एक ऐसे समाज को स्थापित करने की बात करता है जिस समाज में ना तो अंतर धार्मिक प्रभुत्व हो, ना ही अंतः धार्मिक प्रभुत्व हो।
ना तो इंट्रा रिलीजियस अंतः धार्मिक प्रभुत्व हो, ना ही उसमें इंटर रिलीजियस प्रभुत्व हो, एक धर्म के और दूसरे धर्म के बीच में, दो धर्मों में से कोई एक बड़ा एक छोटा, ऐसा भी ना हो। इंटर रिलीजियस डोमिनेशन ना हो और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन ना हो, या फिर इट प्रमोट्स फ्रीडम विद इन रिलीजन एंड बिटवीन द रिलीजन, दो, इसको हम लोग सेकुलरिज्म कहते हैं। आई होप इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और भी प्रॉब्लम भी आ रही होगी आपको समझने में, बट जस्ट गिव मी 5 or 10 मिनट्स, ये पूरी डेफिनेशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, व्हाट इज इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। सो this is the definition which is very important. Now this, so if I write here this secularism एक ऐसे समाज की को बनाने की बात करता है जिसमें ना तो अंतरधार्मिक प्रभुत्व हो, यानी ना तो उसमें इंटर रिलीजियस डोमिनेशन हो और ना ही उसमें अंतः धार्मिक प्रभुत्व, यानी इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन हो, प्रभुत्व। सो अगर किसी भी समाज में ये दोनों प्रभुत्व होंगे तो वो सेकुलर नहीं होगा। हम बोल रहे हैं डिवॉइड हो, ना हो ये दोनों चीजें, बट ये दोनों चीजें हैं क्या, कि ना तो अंतरधार्मिक और ना ही अंतः धार्मिक। सो व्हाट इज इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, समझिए। When the member of one religious community targets or victimized the member of other religious community, we call it inter-religious dominance. Or when the member of one religious community dominates over the member of another religious community, we call it inter-religious domination. अर्थात जब एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह के लोगों को, एक धार्मिक समूह के लोग और दूसरे धार्मिक समूह के जो लोग हैं उन लोगों को टारगेट करें, विक्टिमाइज करें, यानी उन्हें सताएं, तो ऐसी सिचुएशन में इंटर रिलीजियस डोमिनेंस होता है। अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी किसी देश की जो मेजॉरिटी में है, एक धर्म को मानने वाली है, उस देश के माइनॉरिटी कम्युनिटी जो माइनॉरिटी है और दूसरे धर्म को मानने वाली है, अगर उनको टारगेट कर रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उनके साथ, तो इस सिचुएशन में यहां पर एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसका डोमिनेंस है, और माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या है, वो सबऑर्डिनेट है, वो अपने जो अधिकार हैं उनको एंजॉय नहीं कर पा रही है। इस देश में सेकुलरिज्म नहीं है। So I write it here. I'll make you understand one by one very clearly. Just bear me for a few minutes. So what is inter-religious domination? When the members of one religious community targets and victimize the members of another religious
community, we call it interreligious dominance. Or when one religious group dominates over another religious group, we call it interreligious dominance. जब एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह पर प्रभुत्व हो जाए, डोमिनेट करे उसके ऊपर, तो उस सिचुएशन में इंटर रिलीजियस डोमिनेंस होगा. सो मैंने भी एग्जांपल आपको देकर बताया कि जो थियोक्रेटिक फॉर एग्जांपल स्टेट होते हैं, थियोक्रेटिक स्टेट, द स्टेट्स विच डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द रिलीजन, वो जो थियोक्रेटिक स्टेट होते हैं, वो सभी जो स्टेट होंगे उसमें जो एक जो देश होगा उसका अपना खुद का एक रिलीजन होगा. और उस सिचुएशन में जो भी लोग उस रिलीजन को नहीं मानते हैं वो सब कैसे होंगे, वो सेकंड क्लास सिटीजन्स होंगे. उनके राइट्स, अधिकार जो होंगे वो उतने नहीं होंगे जितने उस धर्म को मानने वाले लोगों के होंगे, जिस धर्म के नाम पर वो देश बना हुआ है. I'll make you understand, define. So first is this: when the member of one religious community, जब भी किसी भी देश में एक समूह, धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह के ऊपर क्या जमाए, अपना प्रभुत्व जमाए, डोमिनेट करे, तो उस सिचुएशन में इंटर रिलीजियस डोमिनेंस है, यानी वहां पर सेकुलरिज्म नहीं फॉलो किया जा रहा. अगर किसी भी देश में, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटी के राइट्स को क्या किया जा रहा है, कर्टेल किया जा रहा है. बांग्लादेश में भी आप देखो, वहां मेजोरिटी कम्युनिटी जो है, वो वहां की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो वहां पर हिंदू हैं, उन लोगों को क्या किया जा रहा है, उनके साथ परसिक्यूशन किया जा रहा है, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है. तो ऑब्वियसली वहां सेकुलरिज्म उस देश में नहीं होगा. इसी प्रकार से अगर हमारे देश में मॉब लिंच किया जा रहा है किसी को, मुस्लिम्स को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उनका धर्म है वो पर्टिकुलर, और एक ये हिंदू कम्युनिटी कर रही है, तो उस सिचुएशन में भी उस देश के अंदर सेकुलरिज्म नहीं दिखाई देगा, वो वायलेशन होगा सेकुलरिज्म का. राइट. तो सेकुलरिज्म का फर्स्ट आइडिया ये है कि सेकुलरिज्म उसी समाज में हो सकता है, एक ऐसे समाज को बनाने की अवधारणा है जिसमें इंटर रिलीजियस डोमिनेंस ना हो. फर्स्ट, राइट. सेकंड इज व्हाट इज इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस, एक धर्म के ही अंदर. Right. So when the religion is organized it is frequently taken over by the most conservative faction of that religion and they do not tolerate any dissent. Therefore, sectarian violence जो होता है, जिसको हम बोलते हैं सांप्रदायिक हिंसा. सो सेकुलरिज्म का जो पहला मतलब है वो ये है कि एक धार्मिक जो ग्रुप है वो दूसरे धार्मिक ग्रुप के को डोमिनेट नहीं करना चाहिए. रिलीजन जो होने चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, सबका इक्वल डोमिनेंस होना चाहिए देश के अंदर, किसी एक धर्म का डोमिनेंस ना हो किसी देश में. दिस इज वन फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेकुलरिज्म. अगर ऐसा है तो वो सेकुलर देश या सेकुलर स्टेट है. दूसरा क्या है, ना केवल इंटर रिलीजियस डोमिनेंस
नहीं होना चाहिए, साथ में इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस भी नहीं होना चाहिए। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिलीजन है, उस रिलीजन के अंदर, एक धर्म के अंदर बहुत सारे पंथ हो सकते हैं। जैसे आप देखो क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर बहुत सारे पंथ है। उसमें रोमन कैथलिक्स हैं, उसमें प्रोटेस्टेंट्स हैं, उसमें ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी है, उसमें ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्सी है। इसी तरह से आप इस्लाम में देखो, एक पंथ शिया है, एक पंथ सुन्नी है। फिर सुन्नी में भी आप देखोगे तो फर्दर डिवीजन है, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहमदिया हैं। इसके साथ शियाओं में भी अगर देखोगे तो उसमें भी इस्माइल्स हैं, एलाइट्स हैं, और भी बहुत सारे पंथ हैं। इसी तरह से हिंदुइज्म में भी देखो, वैष्णवाइट्स हैं, शैवाइट्स हैं, इसके साथ साथ आपका शक्तिज्म है। तो एक धर्म के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं? सेक्ट हो सकते हैं। अब एक सेक्ट, एक जो पंथ है वो दूसरे पंथ को भी डोमिनेट ना करे। दिस इज इंट्रा रिलीजन, यानी एक रिलीजन जो है उसके अंदर बहुत सारे पंथ हो सकते हैं, और उन पंथ में भी क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए। उन पंथ में भी ऐसा नहीं कि जो रोमन कैथलिक है वो प्रोटेस्टेंट के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वही आप मानो। ये जनरली कहां दिखाई देता है? जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होते हैं। अब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन क्या होते हैं? मैंने यहां पर जैसे लिखा, व्हेन द रिलीजन इज ऑर्गेनाइज्ड। तो रिलीजन ऑर्गेनाइज्ड कब होते हैं? जिन रिलीजन की, दोज रिलीजन विच हैव अ सिस्टम ऑफ फेथ, बिलीफ, रिचुअल्स, जो उनके जो फेथ का सिस्टम है, जो बिलीफ का सिस्टम है, जो उनके रिचुअल्स हैं, जब उनको कोडिफाई कर दिया जाए, जब उनको सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज कर दिया जाए, जब उनको फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो उन रिलीजन को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कहते हैं। जो रिलीजन ऑफ बुक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो अब्राहिमिक रिलीजन है, चाहे वो जुडाइज्म है जिसको यहूदी आप कहते हो, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, दीज आर रिलीजन ऑफ बुक एंड दीज आर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। हिंदुइज्म एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन तब होगा जब हम वैदिज्म को पालेंगे। हिंदुइज्म और वैदिज्म में डिफरेंस है। आज हम वैदिज्म को फॉलो नहीं करते, आज हम हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सेक्ट्स जो हैं वो मिलकर एक हिंदुइज्म बनकर तैयार हुआ है। अगर आज आप ब्राह्मणिज्म को फॉलो करेंगे तो आप ये कहने लगेंगे कि हाँ ठीक है, वो एक सेक्ट हो गया हिंदुइज्म के अंदर। बेसिकली जो वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया, अगर ब्राह्मणिज्म को फॉलो करने लेंगे, तो इस सिचुएशन में जो रिलीजन है जब ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से रिलीजन्स के हो सकते हैं कुछ लोगों को। अब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में होता है कि या तो आप इन चीजों को मानते हो तो आप इस रिलीजियस के फॉलोवर हो, या आप इसको नहीं मानते हो। और अगर आप नहीं मानते हो, अगर आप डिसेंट करते हो, उस चीज को नहीं मानते हो, सो उस सिचुएशन में क्या होगा? आपके जो ना मानना है, जो आपका मतभेद है, इनके साथ इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जब और रिलीजन जब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? बड़ा ही सेक्टेरियन वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा होना शुरू हो जाता है कि जो उसी धर्म के लोग हैं, जो उसी रिलीजन को जैसे फॉलो करना के लिए बुक बोल रही है, या जैसे उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, अगर आप उस तरीके से उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपकी जो डिसेंट है उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आपका जो मतभेद है उसके साथ कोई भी उसको सहा नहीं जाएगा, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और इस सिचुएशन में सेक्टेरियन वायलेंस स्टार्ट हो गई। इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस भी होना चाहिए। एक और मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर एक हम रिलीजन माने, फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म में ही है, हिंदुइज्म में मेल एंड फीमेल हैं, और धर्म के नाम पर अगर महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, धर्म के नाम पर, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, या हमारे जो पुराण है उनमें ऐसा लिखा हुआ है, तो इस सिचुएशन में भी अगर फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो वो भी क्या होगा? इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस का मतलब ये दोनों एक ही, ये जो हिंदू हैं, ये मेल और फीमेल, ये दोनों ही हिंदू हैं,
लेकिन इन दोनों में जो डोमिनेंस है वो किसका है, मेल का डोमिनेंस है, फीमेल का डोमिनेंस नहीं है। दिस इज इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस। इस तरह के इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस भी नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। अगर हिंदुइज्म में, अगर ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मणिज्म में क्या माना जाता है कॉन्सेप्ट, प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, प्योरिटी एंड पोल्यूशन, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट वाला एटीट्यूड, अनटचेबिलिटी जो है। अगर आपने एक इस ब्राह्मणिज्म के कॉन्सेप्ट में एक उच्च जाति के जो लोग हैं उन्होंने निम्न जाति वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये भी कैसा है, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। क्योंकि ब्राह्मणिज्म तो एक ही धर्म का पार्ट है, हिंदुइज्म का पार्ट है। उस हिंदू धर्म के अंदर भी अगर जो निम्न जाति वाले लोग हैं या सो कॉल्ड निम्न जाति वाले लोग हैं उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं सो कॉल्ड ऊपर जाति वाले लोग, तो उस सिचुएशन में भी क्या है, वो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस। तो सेकुलरिज्म कहता है कि एक ऐसा समाज हमें बनाना है जिसमें ना तो इंटर रिलीजियस डोमिनेंस हो ना ही इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस हो। इंटर रिलीजन मतलब एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेट ना करे, और इंट्रा रिलीजन का मतलब है एक ही धर्म के अंदर जितने भी पंथ हैं उन्हीं में एक पंथ दूसरे पंथ के ऊपर ना करे, महिला जो है वो पुरुषों के ऊपर ना करे, पुरुष जो है वो महिलाओं के ऊपर ना करे। ऐसा कोई डोमिनेंस ना हो। जिस समाज में इस तरह के डोमिनेंस नहीं होंगे उसी समाज को हम लोग सेकुलर समाज कहते हैं, और ऐसा ही एक सेकुलर समाज बनाने की जो परिकल्पना है उसी को हम लोग सेकुलरिज्म कहते हैं। सो दिस इज अबाउट सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमने अभी जो डेफिनेशन लिखी उसमें हमने क्या देखा, सेकुलरिज्म इज टू रियलाइज ए सेकुलर सोसाइटी, दैट इज अ सोसाइटी, एक ऐसा समाज बनाना है विच इज डिवॉइड ऑफ ईदर इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, इंटर रिलीजियस मतलब एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में समानता हो, इक्वल हो, स्टेट जो उनको इक्वली ट्रीट करे, किसी एक धर्म का डोमिनेंस ना हो उस देश के अंदर, एंड ना ही उसमें इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन हो, मतलब एक ही धर्म के अंदर किसी एक पंथ दूसरे पंथ के ऊपर, कोई एक धर्म एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर भी डोमिनेट ना करे। इंट्रा रिलीजियस, इसके अंदर भी किसी प्रकार का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसी को हम लोग सेकुलर सोसाइटी एक कहते हैं। दिस इज सेकुलरिज्म, राइट। So this is about secularism. Now moving further, under this only secularism के अंदर ही now the next thing is secularism is now we have two models of secularism. अब secularism के हमारे यहाँ दो मॉडल है। एक वो मॉडल जो वेस्ट का मॉडल है, जो पश्चिमी मॉडल है। सेकुलरिज्म एक्चुअली ओरिजिनेट जो हुआ वो अमेरिका में ही हुआ, अमेरिकन कॉन्सेप्ट से ही हुआ। अमेरिका में सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ। हम भी सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट मानते हैं, बट हमारा सेकुलरिज्म कंप्लीटली डिफरेंट है। बहुत अंतर है उनके सेकुलरिज्म में और हमारे सेकुलरिज्म में। क्या अंतर है वो अभी हम देखते हैं, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, राइट। लेकिन उससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि एक सेकुलर जो स्टेट है, एक जो सेकुलर स्टेट है उसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए दो, जिसकी वजह से हम उसे कह सके कि एक सेकुलर स्टेट है, राइट। पहला, मतलब ये दो वो कंडीशन है जो किसी भी सेकुलर स्टेट में होनी चाहिए। वो हमने देखा, इंटर रिलीजियस एंड इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस जहां नहीं है वो तो वही सेकुलरिज्म कहलाएगा। बट एक अगर सेकुलर स्टेट है, अगर हम एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर दो चीजें नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट, जो हेड ऑफ द स्टेट है
must not be religious head. यानी किसी देश का जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी राष्ट्र का जो प्रमुख है, वो वहां का रिलीजियस हेड नहीं होना चाहिए, राइट या रिलीजियस हेड जो है वो धर्म राष्ट्र का हेड नहीं होना चाहिए। मतलब देयर शुड बी जो पॉलिटिकल पावर, जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो यहां का रिलीजियस सिस्टम है, पॉलिटिक्स है और जो रिलीजन है, उन दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे ईरान है, एक जो थियोक्रेटिक स्टेट होते हैं, ईरान है, ईरान का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है? वो एक धर्म गुरु है। जो ईरान का जो धर्म गुरु है वो ही क्या है? उनका हेड ऑफ द स्टेट है। तो इस सिचुएशन में वो एक सेकुलर स्टेट नहीं है, वो एक कैसा स्टेट है? थियोक्रेटिक स्टेट है। थियोक्रेटिक स्टेट वो होते हैं जो अपनी पावर जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डराइव नहीं करते, वो रिलीजन से डराइव करते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट से डराइव करते हैं, रिलीजियस अथॉरिटीज से डराइव करते हैं। तो अगर शरीयत के अकॉर्डिंग अगर एक देश का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उसके कानून जो है वो शरीयत के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो देश एक सेकुलर देश नहीं है, वो एक धार्मिक देश है, एक थियोक्रेटिक देश है, राइट। तो अगर एक सेकुलर स्टेट है, उसमें सबसे पहले क्या उसका फीचर होना चाहिए? द हेड ऑफ द स्टेट, जो उसका राष्ट्र अध्यक्ष है, ही मस्ट नॉट बी अ रिलीजियस हेड, वो एक धर्म का हेड नहीं होना चाहिए, धर्म गुरु नहीं होना चाहिए। वरना साफ दिखेगा अगर आपका रिलीजियस हेड ही आपका स्टेट का हेड बन गया, तो उस सिचुएशन में क्या दिखाई देगा आपको? वो देश सेकुलर डेफिनेशन में फिट नहीं बैठेगा। सेकंड इज द सेकंड इज नो फॉर्मल अलायंस बिटवीन the religion and the state। जो रिलीजन है और जो स्टेट है, स्टेट का मतलब देश जो है, राज्य जो है, हमने पढ़ा था स्टेट के बारे में, उनके बीच में कोई फॉर्मल अलायंस नहीं होना चाहिए, फॉर्मल या लीगल अलायंस नहीं होना चाहिए उनके बीच में, राइट। लीगल अलायंस मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे तो पाकिस्तान बोलता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सो वहां पर जो वो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि हम एक इस्लामिक राष्ट्र, राइट। सो वो एक सेकुलर देश नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मल अलायंस किससे बनाया हुआ है? उन्होंने अपना रिलीजन से बनाया हुआ, तो वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। सो वो जैसे इंडिया है, इंडिया खाली रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, नॉट रिपब्लिक ऑफ हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दिस इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो हमारा जो स्टेट से जो रिलीजन है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए हम लोग एक सेकुलर स्टेट हैं। सो दो कंडीशन होनी चाहिए किसी भी सेकुलर स्टेट में। शुरू मैंने बताया इंटर रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, इंट्रा रिलीजन डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग दिस जो हेड ऑफ द स्टेट है वो रिलीजियस हेड नहीं होना चाहिए, और फोर्थ इज कोई फॉर्मल अलायंस नहीं होना चाहिए, कोई बेसिक अलायंस नहीं होना चाहिए, मींस गठबंधन नहीं होना चाहिए उसके किसका? धर्म का और स्टेट का, कोई इन दोनों के बीच में गठबंधन नहीं होना चाहिए। नाउ हम लोग देखेंगे इसके बाद मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। सो नेक्स्ट हेडिंग इज मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। Model of secularism. So we have two model of secularism. One is Western model. बहुत सारे मॉडल है लेकिन हम दो के बारे में ही पढ़ेंगे, बड़े जो हैं वेस्टर्न मॉडल, और जो एक हम फॉलो करते हैं इंडियन मॉडल, इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, वेस्टर्न मॉडल एंड इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो देखो वेस्टर्न मॉडल क्या बोलता है? वो बोलता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन
जो स्टेट है यानी जो राज्य है और जो धर्म है, उन दोनों के बीच एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। मगर मतलब उनके बीच में एकदम बंटवारा होना चाहिए, कंप्लीट बंटवारा, कि ये भाई ये स्टेट का काम है और ये रिलीजन का काम है। इसका मतलब जो स्टेट है वो कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाए जिसका कोई रिलीजियस रैशनल हो, या फिर धर्म जो है वो ऐसा कोई काम ना करे जिसमें स्टेट में इंटरफेयर हो। सो दोनों की टेरिटरी, दोनों का ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग है, दोनों के बीच में कंप्लीट एक्सक्लूजन है। तो स्टेट अपना काम करे और रिलीजन जो है वो अपना काम करे। रिलीजन इज कंप्लीटली प्राइवेट स्फीयर और स्टेट का जो काम है वो अलग काम है, जिसका पॉलिसी मेकिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। दिस इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दिस इज वेस्टर्न मॉडल। बट इन इंडिया वी डू नॉट फॉलो दिस। व्हाट वी फॉलो इज दिस, we do not have a mutual exclusion between state and religion. In India, the state maintain the principled distance from religion. मतलब इंडियन सेक्युलरिज्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है, जो हम बात करते हैं, वो ये बात करता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, जो सरकार है, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं अभी, जो स्टेट है वो एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखेगा रिलीजन से। हम लोग पूरी तरह से अलग नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारा नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं। एग्जांपल के साथ, हमारा पूरी तरह से म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है कि हमें कोई मतलब ही नहीं है रिलीजन से, स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है। हमारे देश में म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है। हम मानते हैं कि देयर शुड बी अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन। जो स्टेट है और जो धर्म है, उन दोनों के बीच में एक सैद्धांतिक दूरी होनी चाहिए। दूरी बट सैद्धांतिक दूरी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन अलग अलग की बात नहीं करे, अलग नहीं होने चाहिए, राज्य और धर्म अलग अलग हों, ये बात करता है वेस्टर्न मॉडल। इंडियन मॉडल बात करता है दैट देयर शैल बी अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। प्रिंसिपल्ड मतलब किसी सिद्धांत के बेसिस पे बनी हुई दूरी होनी चाहिए किस किस के बीच में, स्टेट के और रिलीजन के बीच में। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, इंडियन सेक्युलरिज्म को जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं equal respect for all religion, equal respect for all religion, के स्टेट के सम्मुख सभी धर्म जो हैं वो समान होंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम स्टेट रिलीजन से अलग होंगे, हम ये बोल रहे हैं कि जो स्टेट होगा वो सभी धर्मों की बराबर रूप से रेस्पेक्ट करेगा। उसके लिए सभी रिलीजन जो है वो इक्वल है, किसी एक का डोमिनेंस की बात नहीं करेगा वो, या किसी दूसरे के डोमिनेंस की बात नहीं करेगा। स्टेट के सामने सभी धर्म समान है। स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है और स्टेट के सामने सभी रिलीजन समान है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो इंडियन स्टेट है वो एंटी रिलीजियस नहीं है। हम लोग धर्म के एंटी रिलीजियस नहीं हैं, ना ही हम लोग इररिलीजियस हैं, इसलिए हम बोलते हैं हम नॉन रिलीजियस हैं। हमारा सेकुलरिज्म जो है वो नॉन रिलीजियस है, ना ही हम एंटी रिलीजियस हैं, ना ही हम इररिलीजियस हैं। हमारा मतलब स्टेट, हम लोग नॉन रिलीजियस हैं। जो हमारा स्टेट है वो एक प्रिंसिपल डिस्टेंस बना के रखेगा, किससे? राज्य से, सॉरी धर्म से। इसका मतलब यह है कि अगर स्टेट को यह लगता है कि इस धर्म के अंदर कोई गलत, इसका कोई गलत एस्पेक्ट है, इस रिलीजन के अंदर कोई गलत प्रथा, गलत ट्रेडिशन चल रहा है, तो स्टेट ये नहीं कहेगा कि भाई हमारा तो, हम तो अलग हैं वेस्टर्न मॉडल की तरफ। यहां पर स्टेट जो है वो इंटरवीन करेगा और उस धर्म को सुधारने का भी काम करेगा। राइट, इसी को बोलते हैं इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। हमारे लिए सभी इक्वल हैं। सेकंड पॉइंट, no place for state supported reforms
इधर प्लेस फॉर स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स, मतलब राज्य समर्थित धार्मिक सुधारों की बात करता है इंडियन सेकुलरिज्म। दिस इज द मेन पॉइंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड, जिसको आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने दो बातें बोली, अभी मैं यहां से आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने बोला कि वेस्टर्न मॉडल जो है, जो पश्चिम में जो फॉलो किया जाता है सेकुलरिज्म का मॉडल, वो लोग ये बोलते हैं कि स्टेट और रिलीजन, धर्म और राज्य, दोनों के बीच में दूरी है, दोनों अलग अलग हैं। दूरी नहीं है, दोनों में बिल्कुल अलग अलग है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है दोनों का। ये इधर इंटरफेयर नहीं करता है और यहां पर ये इंटरफेयर नहीं कर रहा है, राइट। बट इंडियन सेकुलरिज्म क्या बोलता है? इंडियन सेकुलरिज्म कहता है कि हम लोग दूरी बना, स्टेट और रिलीजन के बीच में एक सिद्धांतिक दूरी है। यानी अगर हमें लगेगा कि इस धर्म के अंदर कोई गलत प्रथा है, गलत परंपरा है, तो हम इसके अंदर इंटरवीन भी कर सकते हैं। यानी सिद्धांतिक दूरी, दिस इज सिद्धांत। कि देखो, अगर आपका रिलीजन, जो हमारे देश में जो रिलीजन है, अगर उसमें कोई गलत प्रैक्टिस है, उस गलत प्रैक्टिस की वजह से, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में छुआछूत की परंपरा थी, अस्पृश्यता जिसको आप बोलते हैं, अनटचेबिलिटी। हमारा देश का जो सेकुलरिज्म है वो उसको डिफाइन करता है, अनटचेबिलिटी जो है, हमारे देश का आर्टिकल 17, हमारे देश का संविधान आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, उसकी रोकथाम करने का काम करता है। इसका मतलब अस्पृश्यता किससे जुड़ी हुई है? धर्म से जुड़ी गई है, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म की वो एक गलत परंपरा है। यानी इसमें ये नहीं कहा सेकुलरिज्म के मॉडल पे, वेस्टर्न मॉडल होता तो क्या कहता? भाई ये तो इनके धर्म का मैटर है, इससे हम दूर रहेंगे क्योंकि ये धर्म का मैटर है। लेकिन हमारा जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो क्या कहता है? प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, सिद्धांतिक दूरी। हमें लग रहा है कि ये परंपरा एक गलत परंपरा है, स्टेट क्या करेगा? इसमें इंटरवीन करेगा, इस परंपरा को, इस धर्म के अंदर की जो गलत परंपरा है उसको हटाने का काम करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक जो है वो एक धर्म के अंदर, धर्म के नाम पर होने वाली एक गलत परंपरा है, राइट। धर्म के नाम पर होने वाली एक गलत परंपरा है। उस गलत परंपरा को हटाने का काम किया स्टेट ने। जो स्टेट है उसने कानून बनाया और ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, उसके लिए सजा का प्रावधान कर दिया। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता तो उस वक्त क्या होता कि भाई ये तो इनका धार्मिक मैटर है, इसमें स्टेट का कोई जिम्मेदारी नहीं है, स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा। दूसरा एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, हमारे देश में कास्ट के लेवल पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, हमारे देश में हिंदू धर्म में जो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जो टेंपल एंट्री, मंदिरों में अंदर प्रवेश को मना किया जाता है, कुओं में, सामूहिक कुओं में पानी पीने के लिए मना किया जा सकता है, इन सभी को प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट भारत के पार्लियामेंट ने बनाए। इन्हीं सभी को क्या किया है? इन्हीं कानून के अंदर इन सभी को क्रिमिनल एक्टिविटी डिक्लेयर किया है। सो अगर आप अब करोगे तो जेल में जाओगे। मींस समाज सुधार का काम, अगर धर्म के अंदर कुछ गलत परंपराएं हैं, उन गलत परंपराओं को भी सुधारने का काम करेगा। ये इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है। वो ये नहीं करेगा हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। तो इसीलिए मैंने बोला कि हमारा जो सेकुलरिज्म है वो क्या बात करता है? प्लेस फॉर स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म के लिए प्लेस है। यानी अगर स्टेट को लगे कि रिलीजन में कुछ गलत परंपराएं हैं तो उनको भी सुधारा जा सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको सिद्धांतिक दूरी, कि मैं आप सभी धर्मों से एक दूरी बनाकर रखूंगा, बट वो सिद्धांतिक दूरी होगी। अगर मेरे जो सिद्धांत हैं उनको अगर आप वायलेट करते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अगर आप वायलेट करते हो, तब मुझे इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। वैसे मेरे लिए सभी धर्म क्या है? समान है और समान उनकी रेस्पेक्ट है। सो अगर मैं यहां पर बोलता हूं इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, तो एक बात और बोली जाती है, इक्वल इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, द मीनिंग ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म इज
equal respect for all religion, but also equal disrespect for some aspect of organized religion. Equal disrespect भी है, अगर कुछ organized religion के अंदर कुछ गलत practices हैं, कुछ aspect उसके गलत भी हैं, तो उनके लिए equal disrespect भी है, उनको भी हटा दिया जाएगा. Disrespect उनके towards होगी, अगर सभी के towards respect है, तो अगर उन धर्मों में कुछ गलत चीजें हैं तो उनको भी रिमूव करने का काम किया जाएगा. दिस इज इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म. दिस इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन इंडियन मॉडल एंड वेस्टर्न मॉडल. जो वेस्टर्न मॉडल है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात कर रहा है. इंडियन मॉडल म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात नहीं करता, सिद्धांतिक दूरी की बात करता है कि भारत का जो स्टेट है वो एक सिद्धांतिक दूरी बनाकर रखेगा सभी धर्मों से, और अगर इन धर्मों में कुछ परंपराएं, कुछ बिलीफ, कुछ फेथ अगर गलत हैं तो उनको सुधारने का भी काम करेगा. उस सिचुएशन में एंटर कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है धार्मिक मैटर्स के अंदर भी. वेस्ट में ये नहीं है, इंडिया में ऐसा है. मैंने अभी आपको 3 एग्जाम्पल दिए, या आप चाइल्ड मैरिज का एग्जाम्पल लीजिए. भारत के अंदर आज चाइल्ड मैरिज बैन है. धर्म के अंदर तो धार्मिक आधारों पर, जो हमारे पुराने जो टेक्स्ट हैं उनके आधारों पर, तो चाहे वो हिंदुओं के हो चाहे वो मुस्लिम के हो, उनमें चाइल्ड मैरिज अलाउड है. बट वो गलत है, वो गलत परंपरा है. उस गलत परंपरा को हटाने का जो काम किया है वो इंडियन सेकुलरिज्म करता है. ठीक, ये इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में स्पेशल बात है. थर्ड पॉइंट, थर्ड डिफरेंस, Western model, it talks about or prevent only intra religious dominance. That is, no concept of minority rights. सो जो वेस्टर्न मॉडल है सेकुलरिज्म का, वो सिर्फ बात करता है इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस नहीं होना चाहिए. कि इंट्रा रिलीजन मतलब एक ही धर्म के अंदर बहुत सारे जो पंथ हैं, उन पंथों के बीच में भी क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि रोमन कैथोलिक जो है वो प्रोटेस्टेंट के ऊपर कर रहा है, जो सुन्नी है वो सभी सियाओं को विक्टिमाइज करने का, टारगेट करने का काम कर रहे हैं, या जो मेल हैं वो फीमेल के ऊपर क्या कर रहे हैं, डोमिनेंस बनाए हुए हैं. ऐसा नहीं हो, यानी इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस को भी मना करता है वेस्टर्न मॉडल. लेकिन सिर्फ मना किसको करता है, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस को. उसका कारण है क्योंकि वेस्ट में अगर आप सोसाइटीज को देखोगे तो वहां बड़ी ही होमोजीनियस सोसाइटी देखने को मिलती है. होमोजीनियस सोसाइटी मतलब ज्यादातर जो देश है उनमें एक ही धर्म मिलेगा. राइट. सो क्रिश्चियनिटी है तो क्रिश्चियनिटी का पूरा सभी पूरे जो ज्यादातर जो मेजोरिटी है 80-90% आपको क्रिश्चियन ही दिखेंगे. सो क्योंकि उनकी सोसाइटी होमोजीनियस है, एक जैसी है, एक ही जैसा रिलीजन को मानने वाले हैं, सो उनके यहाँ बीच में इंटर रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ही नहीं है. यानी एक धर्म और जब दूसरा धर्म है ही नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट कहां होंगे. वो कॉन्फ्लिक्ट तो अब होना शुरू हुए हैं, है ना, जब माइग्रेशन उनके देशों में होना शुरू हुआ है दूसरे धर्मों के लोगों का. उससे पहले तो वो सोसाइटी ऐसी रही है, एक ही रिलीजन को वो मानती है, बट उस रिलीजन के अंदर अलग अलग पंथ हैं तो उनका डोमिनेंस ना हो, ये बात करती है वेस्टर्न मॉडल. बट इंटर रिलीजियस डोमिनेंस की बात तो वो करता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर होमोजीनियस सोसाइटी है जिसमें लगभग सभी लोग एक ही जैसे एक ही रिलीजन को मानते हैं. जब कोई दूसरा धर्म है ही नहीं तो दूसरे धर्म के डोमिनेंस का कोई बात वहां पर उठती ही नहीं है. लेकिन इंडिया में जो इंडियन सेकुलरिज्म है, talks about both inter-religious and intra-religious dominance
and therefore have provision for minority rights. माइनॉरिटी राइट्स के लिए इसलिए प्रोविजन है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 29, 30 जो कल्चरल माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात करता है। सो मैंने यहां पर देखा वेस्टर्न मॉडल में, क्योंकि होमोजेनियस सोसाइटी है, वहां कोई दूसरा रिलीजन है ही नहीं, तो वो इंटर रिलीजन डोमिनेंस का बात ही नहीं करते हैं ऑब्वियसली। तो जब दूसरा रिलीजन है ही नहीं तो माइनॉरिटी का वहां पर इशू ही नहीं है, इसलिए माइनॉरिटी राइट्स का वहां बात ही नहीं होती है। बट इंडिया में क्योंकि इंटर रिलीजियस, क्योंकि भारत एक बहुत सारे धर्मों का देश है, बहुत सारे रिलीजन इंडिया में है, तो इसीलिए इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की हम लोग बात करते हैं, इसीलिए हम अपने माइनॉरिटीज को भी कुछ राइट्स दिए हुए हैं, जैसे राइट 29 एंड 30। सो दीज आर द differences between Indian model of secularism and Western model of secularism. Indian model एक म्यूचुअल, Indian मॉडल जो है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करता है स्टेट और रिलीजन में, जो वेस्टर्न मॉडल है वो बात करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। इंडियन मॉडल जो सेकुलरिज्म का है उसमें स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, स्टेट करता है रिलीजियस रिफॉर्म्स। अगर धर्मों में कुछ गलत परंपराएं हैं तो उसमें रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, क्योंकि स्टेट के लिए सारे धर्म जो है वो एक समान है। अगर वो सम की सम इक्वल रूप से रिस्पेक्ट करता है तो उसी के अंदर जो उनके गलत प्रोविजंस हैं, गलत ट्रेडिशंस है, गलत फेथ्स हैं, उनको हटाने के काम भी वो करता है, इक्वल डिसरिस्पेक्ट भी आ जाती है उसमें। वेस्टर्न मॉडल में ऐसा नहीं है, स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स का कोई आइडिया उसमें नहीं मिलता है। इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में इंटर रिलीजियस डोमिनेशन और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन दोनों की बात होती है, इसीलिए माइनॉरिटी राइट्स का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडियन सेकुलरिज्म में है, बट वहां सिर्फ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की बात होती है, ना कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की, क्योंकि वहां एक होमोजेनियस सोसाइटी है। सो दिस इज अबाउट सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म जो है वो बेसिकली एक ऐसे समाज को बनाने की कल्पना करता है जिस समाज में ना तो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस हो ना इंटर रिलीजियस डोमिनेंस हो, या इसको पॉजिटिवली हम लोग कहें कि धर्मों के बीच में, रिलीजन्स के बीच में, एक रिलीजन और दूसरे रिलीजन के बीच में क्या हो, एक फ्रीडम हो, दोनों के प्रोटेक्ट करे फ्रीडम को दोनों रिलीजन्स की। तो सेकुलरिज्म जो पॉजिटिवली अगर हम कहें, सेकुलरिज्म प्रोटेक्ट करता है स्वतंत्रता एक धर्म और दूसरे धर्म की, जो दो धर्मों के बीच की जो स्वतंत्रता है उसको प्रमोट करता है। मींस सेकुलरिज्म प्रमोट द फ्रीडम बिटवीन द रिलीजन, एक रिलीजन और दूसरे रिलीजन के बीच का जो फ्रीडम है उनको प्रोटेक्ट करता है, और प्रमोट द फ्रीडम विद इन द रिलीजन, यानी एक जो धर्म है उसके अंदर भी क्या रहनी चाहिए, फ्रीडम रहनी चाहिए। एक जो सेक्ट है अगर दूसरे सेक्ट को बातों को नहीं मानता है, या एक भी इंसान है जो किसी पर्टिकुलर धर्म को, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को नहीं मानता है, तो इस एक धर्म, एक ना मानने वाले की, जो धर्म को नहीं भी मानता है, उसके भी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेता है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, जो इंट्रा डोमिनेशन की बात करता है और इंटर डोमिनेशन की बात भी करता है। सो दीज आर दिस इज ओवरऑल अबाउट द सेकुलरिज्म। सो इसको एक बार आप ढंग से पढ़ लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर द डे। और इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी डाउट्स होंगे वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।